हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीपान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आजकल 3-4 विषयों पर लोग अपना अपना विचार प्रकट कर रहे हैं। एक तो हमारा बैंक पेंशन अपडेशन चलाई है, दूसरा एक पीएलआई आकर के और जुड़ गया, और तीसरा एक केस और जुड़ गया कल से। पीएनबी ने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कोई एफिडेविट दिया है। वो एफिडेविट लगभग ऐसा ही है जैसा आईबीए ने सुप्रीम कोर्ट में दिया था। अब समस्या ये है कि इन हमारे यूट्यूबर्स के हाथ पड़ जाता है, जैसी लैंग्वेज उसको पढ़ करके चले जाते हैं, उसमें है क्या बताना करना ये उनके बस की बात नहीं है। तो वो भी एक मुद्दा चल गया है। इससे पहले मैं एक वीडियो बनाया था उसके बारे में, और ज़्यादा भीतर घुसेंगे हम कि उसमें क्या क्या चालाकी खेल रहे हैं वो। अब जब आएगा सामने तभी पढ़ेंगे, लेकिन हमारे पास लगातार हमारे एक्टिविस्ट के विचार भी आते हैं, लेख भी आते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है उन्हें हम यहाँ डालेंगे, क्योंकि एक मुहिम बनी हुई है, उस मुहिम को हम चला रहे हैं और बता रहे हैं कि हमारे साथ हुआ क्या। उसी प्रकार शुक्ला जी रोजाना लेख लिखते हैं, कमल पाटनी जी लिखते हैं, मूर्ति साहब के भी हमारे पास वो आते रहते हैं, और भी हमारे काफ़ी लोग हैं जिनके लेख आते रहते हैं और हम डालते रहते हैं। तो आज फिर ये पहले इंग्लिश में डाला जा चुका था शुक्ला जी का। मैं सोचा मैंने इसकी हिंदी जो है वो थोड़ी इफेक्टिव रहेगी, शायद हिंदी भाषी लोग ज़्यादा समझेंगे, तो मैं इसको हिंदी में पढ़ के बता देता हूँ उन्होंने क्या लिखा है। किताब में लिखा तो सब पढ़ सकते हैं, लेकिन मस्तिष्क पर लिखे को कौन पढ़े। बैंक पेंशनर्स में गुस्सा और निराशा चरम पर है। जहाँ जितनी बड़ी उम्मीद होती है वहाँ उतनी ही बड़ी निराशा। इससे निकलने का रास्ता बीच का है। सुख दुख हार जीत को समान भाव से लेते आगे बढ़ने का है। उसके बाद उन्होंने एक संस्कृत के श्लोक में कहा, जिसका अर्थ ये होता है, सुख दुख लाभ हानि जय विजय सबको समान भाव से लेते अपने कर्तव्य को करते रहें और आगे बढ़ते रहें। छलावा की कोई कल्पना नहीं थी। पहला इनका जो हेडिंग है वो ये है, 29/10/1993 को हुए पेंशन समझौते को लेकर किसी ने भी कल्पना नहीं की थी कि एक दिन लिखित में किए गए वादे झूठे कह दिए जाएंगे और छला जाएगा। जिन लोगों ने पेंशन स्कीम की बुनियाद शर्तें लिखी वही लोग शर्तों से मुकर जाएंगे, तब मित्र शत्रु बन जाएंगे, और ऐसा कभी किसी पेंशनर ने सपने में भी नहीं कभी सोचा होगा। आंदोलन अंधे मोड़ पर पीछे लुढ़क रहा है। बैंक कर्मचारी आंदोलन काल चक्र के अंधे मोड़ पर पहुंच गया है, पीछे लुढ़क रहा है। ये एक विचित्र स्थिति है। 3 बड़ी वर्किंग यूनियन मैनेजमेंट के साथ गठजोड़ में हैं, पेंशन विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं। 6 अन्य छोटी यूनियनें इस गठजोड़ की दुमछुल्ला बनी हुई हैं। भेदभाव, एक ही बैंक के विभिन्न संवर्गों और सार्वजनिक बैंकों के बीच तरह तरह की भेदभावपूर्ण कार्मिक नीतियां अपनाई जा रही हैं। सार्वजनिक बैंकों में वो हो रहा है जो बड़े बड़े कारपोरेट और प्राइवेट बैंकों में होता है। पीएलआई यूनियनों की खुद की विभाजनकारी सहमति है। पीएलआई इसका ज्वलंत उदाहरण है। इससे एक ही बैंक में अलग अलग कैडर और विभिन्न बैंकों के बीच आपसी भेदभाव की आग भड़क गई है। पीएलआई किसकी मांग की थी, कौन इस पर सहमत हुआ? ये मांग मैनेजमेंट की थी और यूनियंस इस पर सहमत हुई। बैंक अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वातानुकूलित चैम्बरों में बैठे शीर्ष अधिकारियों को लूटने की अनुमति दी जाए। मूलतः वेतन और भत्ते का निर्धारण अच्छे प्रदर्शन और निष्पादन के आधार पर होता है। फिर प्रदर्शन से जुड़ा प्रोत्साहन कैसे उचित, इसके लिए फेयर वेतन दो। सार्वजनिक बैंक सरकारी उपक्रम हैं, बैंक के राष्ट्रीय संपदा हैं, किसी की जागीर नहीं। बोनस क्यों नहीं देते? पीएलआई मैनेजमेंट का खुद के हित में फेंका जाल था जिसमें यूनियनें फंस गईं। ये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को किसी और दिशा में ले जा रहा है। निगमीकरण है। यूनियनों के दलाल इसका नतीजा जानने में असफल रहे और अब रो रहे हैं। पूरी तरह से वित्तीय अराजकता की ओर अग्रसर है। स्टेट बैंक और 11 अन्य सार्वजनिक बैंकों में असमानता कैसे उचित है? यहाँ इस बात का उल्लेख किए बिना नहीं रहा जा सकता कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और अन्य 11 सार्वजनिक बैंकों के बीच भत्तों, सुविधाओं तथा सेवा उपरांत लाभों में बड़ी असमानता है। स्टेट बैंक तथा अन्य 11 सार्वजनिक बैंकों के अधिकारी कर्मचारी सभी भारत सरकार के स्वायत्त बैंकों में काम करते हैं। दोनों का व्यवसायिक प्रकृति एक है। दोनों समान कानूनों से नियमित होते हैं। दोनों का नियामक एक है। ऐसे में स्टेट बैंक तथा अन्य 11 बैंकों के अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच भत्तों, सुविधाओं तथा सेवा उपरांत लाभों के बीच भेदभाव का क्या औचित्य है? ये किसका विषय है? इस पर सवाल कौन उठाएगा?
समानता और न्याय को लेकर संघर्ष कब होगा, इन बातों पर पर्दा पड़ा हुआ है। शोषण हर एक दूसरे का खून पी रहा है। भेदभाव, दमन, शोषण, उत्पीड़न पराकाष्ठा पर है। एक ऐसी कार्य संस्कृति पनप चुकी है जहाँ टॉप से नीचे तक हर शख्स अपने से नीचे वाले का खून पी रहा है, मांस नोच रहा है। एक और शर्मनाक पक्ष है, बाकी 6 छोटी यूनियनें इस खेल को चुपचाप देख रही हैं। यूनियनों की हकीकत। यूनियनें वही हैं जो 1995 तक थीं। 1995 के बाद अगर कुछ नया बदला तो वह छोटी बड़ी यूनियनों का गठजोड़ हुआ, जो यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के नाम से जाना जाता है। 7वें समझौते से 12वें तक यूएफबीयू सिरकटे मुर्गे की तरह घबराए हुए और बिना सोचे समझे हरकतें करता रहा है। आंतरिक कलह से जूझता यह फोरम दम तोड़ चुका है। इसका कोई वजूद नहीं है, कागज पर सिमट चुका है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि इस फोरम के बनने के बाद बैंक कर्मियों की उल्टी गिनती शुरू हुई। अगर 1995 तक बैंक कर्मचारी आंदोलन का स्वर्णिम युग था, तो 7वें से 12वें समझौते तक यूएफबीयू का काला अध्याय है, जिससे नेताओं को भ्रष्ट और यूनियनों को पतन काल चल रहा है। यूनियनें बंजर हो चुकी हैं, नेता भ्रष्ट, अय्यास, दलाल और डकैत हो गए हैं। इस स्थिति का जिम्मेदार कौन है? बैंक कर्मियों के साथ गद्दारी किसने किया? वह कौन है जो मैनेजमेंट का दलाल है? जे.एन. शुक्ला, नेशनल कन्वीनर। दोस्तों, शुक्ला जी ने बहुत ही सटीक शब्दों में और वो चित्रण कर दिया जो हम सब सोचते हैं और कहते हैं। हमने सोचा कि इंग्लिश में तो हमने बता दिया, क्योंकि इंग्लिश के काफ़ी वर्ड जैसे होते हैं क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं समझ में आते हैं कि कहना, लेकिन हिंदी में यदि कहेंगे तो वो ज़्यादा प्रभाव उत्पादकता लेकर के आते हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ हिंदी में डाला। और इसके बाद उनका और एक लेख आया इंग्लिश में, मैं इंतजार करूँगा जब तक उनकी हिंदी आ जाए, और मैं हिंदी में ही डालूँ उसको, PLI वाले को, जिससे हमारे लोगों को पता चले कि एक्चुअली हो क्या रहा है। यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।